जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सब ओके। तो आज फिर रिवीजन यूनिट टेस्ट 2 के वीडियो 2 को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आज के इस रिवीजन के वीडियो में हम क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 ए बी सी एंड क्वेश्चन 5 ए बी का रिवीजन करेंगे। आशा है कि आपने रिवीजन वीडियो 1 अच्छे से देखा होगा। सभी बातें जो वीडियो में बताई वो ध्यान से सुनी होगी, नोट की होगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सके, अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 4 में है पत्र लेखन करें 5 मार्क्स में, यानी आपको एक पत्र लिखना है और एक पत्र का 5 मार्क्स है। बराबर, कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स आपको एक पत्र के मिल जाएंगे। तो पत्र लेखन इट मीन्स लेटर राइटिंग, आप करते ही हो इंग्लिश में, बराबर, लेटर राइटिंग। तो यहाँ पर आपको पत्र लेखन कैसे करना है वो आप 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में सीखे हो। फिर भी आपको बता दूं कि पत्र लिखते समय लिखने वाले का पता हमारी जो नोटबुक, हमारा जो पेज है उसके दाईं ओर होता है। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है लेटर राइटिंग की, तो आप राइट हैंड साइड सब लिख सकते हो, यानी लिखने वाले का पता, संबोधन सब एक ही साइड में लिख सकते हो। ओके, तो पत्र लेखन करें ऐसे हमारा एक प्रश्न है। ऐसा एक सब्जेक्ट हम लेते हैं कि मानो कि आपको स्कूल में से किसी प्रवास में जाना है, तो आप भी हॉस्टल में रहते हो और आपकी स्कूल में से प्रवास जाना है, तो आपको पैसों की जरूरत है, प्लस आपके फादर की परमिशन भी चाहिए प्रवास में जाने की। तो आप अपने फादर को पत्र लिखते हो। पत्र का सब्जेक्ट ऐसा आएगा कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। तो आपको पत्र कैसे लिखना है? फर्स्ट लेफ्ट साइड यानी यहाँ पर, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए स्क्वायर बनाया है ताकि जो आप लिखे वो ऐसे सीधा लाइन में आना चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना है आपका एड्रेस। अभी आप हॉस्टल में रहते हो तो आपका एड्रेस इस प्रकार आएगा। जीवन भारती छात्रालय, जस्ट एग्जांपल है, बराबर। कहाँ है छात्रालय? स्टेशन रोड, बड़ौदा, बराबर। पिन कोड उसका लिख लो 390001। कौन सी डेट को आपने लिखा है? लेटर आज की डेट को 1/1/2021। तो देखो यहाँ पर मेरी गलती है, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 1/1/2021। तो ये सब बातें एक सीधी लाइन में आनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की थी। ये लिखने वाले का पता पत्र के पेज के अंदर। अब आएगा संबोधन। तो आप अपने फादर को, अपने पिताजी को पत्र लिखते हो, तो राइट साइड पर यहाँ पर लिखते हुए पूज्य पिताजी। आपसे बड़े हैं, आपसे बड़े जो भी व्यक्ति को आप लेटर लिखो पूज्य संबोधन आएगा, बराबर। फिर अभिवादन, अभिवादन यानी सादर प्रणाम। हम कहते हैं ना हेलो, हाउ आर यू, ये सब अभिवादन आता है। फिर आएगा पत्र लिखने का कारण, विषय, बराबर, कि कौन से विषय पर आप पत्र लिखते हो। यहाँ पर विषय ऐसा आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपकी समझ के लिख रहा हूँ। तो विषय में आपको अभी क्या लिखना है, तो इस प्रकार आप लिख सकोगे कि आपने लिखा संबोधन पूज्य पिताजी, अभिवादन में लिखा सादर प्रणाम। फिर आप लिखो कि आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, आप मेरी जरा भी चिंता न करें। फिर लिखोगे आप पैराग्राफ में कि आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं।
मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 1000 रुपये का खर्च आएगा। तो इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी मित्र, मेरे सभी साथी, फिर आप नाम लिख दो आपके फ्रेंड्स का, रोहन, मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वाहिद, गुरमीत, हरदीप और डेविड इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 1000 रुपये का मनी ऑर्डर करने की कृपा करें। आप मनी ऑर्डर की जगह लिख दो 1000 रुपये गूगल पे द्वारा या पेटीएम द्वारा मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, बराबर, कृपा करें। फिर लास्ट में पूज्य माता जी को सादर प्रणाम, छोटी बहन गुड्डू को या सोनल को या जो भी बहन का नाम है आपकी, प्यार, बराबर। फिर आपको लिखना है, बराबर, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड आप लड़के होंगे तो आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर आप उनकी लड़की हो तो आप लिखोगी आपकी आज्ञाकारी पुत्री और लास्ट में आपका नाम। तो इस प्रकार आपको लेटर राइटिंग करना है 5 मार्क्स के लिए। फर्स्ट लिखने वाले का पता लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ऐसे एक ही लाइन में आना चाहिए। फिर आपको पिताजी को पत्र लिखना है तो पूज्य पिताजी, अगर आपकी मम्मी को पत्र लिखना है तो पूज्य माताजी, आपके टीचर को लिखना है तो पूज्य गुरुजी, आपके छोटे भाई बहन या आपके फ्रेंड को लिखते हो तो पूज्य नहीं आएगा, फ्रेंड के लिए आएगा प्रिय, बराबर, प्रिय मित्र या फिर सखी, फिर उसका नाम, सादर प्रणाम। फिर यहाँ पर लिखो कि आपका पत्र मिला, जानकर खुशी हो, आप बड़े सकुशल है, मैं भी यहाँ पर सकुशल हूँ, मेरी चिंता न करें। फिर आपको विषय में क्या लिखना है, तो जो आपका क्वेश्चन का हेडिंग आएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पत्र लिखना है, तो वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। आपको लिखना है कहाँ जाना है, कौन सी तारीख को, आपके कौन से मित्र जाने वाले हैं, बराबर, कितना खर्च है, वो सब आपको सब्जेक्ट में एक पैराग्राफ में लिख देना है। एंड देन लास्ट में आपके घर में जो भी है, मम्मी पापा, अगर आप पापा को पत्र लिखते हो तो मम्मी को मेरा प्रणाम, छोटी बहन है तो उसे प्यार। फिर यहाँ पर आपका आज्ञाकारी पुत्र, लड़का है तो पुत्र, लड़के है तो पुत्री, फिर आपका नाम। तो इस प्रकार 1 2 3 4 और 1 5 वस्तु आप अच्छे से लिखोगे तो आपको 5 में से मार्क्स मिल जाएंगे, बराबर। तो ये हो गया हमारा पत्र लेखन। ओके, अब ये बात हो गई पत्र लेखन की। क्वेश्चन 4B, सॉरी, पत्र लेखन में आपको समझा दूं। जस्ट यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पत्र लिखिए। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कि खेल महाकुंभ में असफल मित्र को आश्वासन पत्र लिखिए, या फिर आपकी बर्थडे पार्टी के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। ऐसे भी सब्जेक्ट आ सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट के मुताबिक आपके अंदर जो लेटर में लिखना है वो पैराग्राफ में आप लिखोगे। ओके, फिर हो गई पत्र लेखन की बात। नेक्स्ट है शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। यहाँ पर 4 शब्द आपको पूछे जाएंगे। चारों शब्दों को आपको अल्फाबेटिकल नंबर पर रखना है, बराबर। हिंदी अल्फाबेटिकल नंबर, नॉट अंग्रेजी ABCD नहीं, बल्कि हिंदी पहले स्वर अ आ इ ई उ ए ऐ ओ अम अह, फिर व्यंजन क ख ग घ च छ ज झ। इस प्रकार आपको पहले स्वर फिर बाद में व्यंजन वाले शब्द अल्फाबेटिकल फॉर्म में रखने हैं। 4 शब्द रखोगे तो आप उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, बराबर। यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कुछ शब्द है अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, लिख ही लेता हूँ मैं, चलो, बराबर। ऐसे शब्द है
तो यहाँ पर मैंने 10 शब्द लिखे। अब इस 10 शब्दों को हम शब्दकोश के क्रम में रखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा शब्द आएगा वो आपको पहले सभी शब्द पढ़ लेने हैं, फिर सोचना है कि यहाँ पर हमें पहले स्वर लेने हैं, अ आ इ ई, फिर व्यंजन लेने हैं। तो स्वर के शब्द यहाँ पर है तो वो स्वर के शब्द हम पहले लेंगे, उसके बाद हम लेंगे व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर के शब्द है अभ्यास, अभिवादन, बराबर। ये 2 शब्द स्वर के हैं। तो फर्स्ट आएगा अभिवादन, बराबर। क्यों अभिवादन आएगा? क्योंकि अभी हम की लाइन बोलेंगे तो पहले उस प्रकार की लाइन आएगी, लास्ट में ज्वाइंट वर्ड लास्ट में आएगा। तो पहले अभिवादन शब्द आएगा, उसके बाद आएगा अभ्यास शब्द, यानी स्वर वाले शब्द पहले। तो ये हो गया हमारा स्वर। अभी कोई भी स्वर नहीं है तो अब हम व्यंजन की बात करें, बराबर। तो अ आ इ ई उ एक हो गया। अब स्वर के शब्द नहीं है तो व्यंजन। व्यंजन में क से कोई शब्द है नहीं, ख से कोई है नहीं, ग से कोई है नहीं, ग से है नहीं। तो फिर आएगा क ख ग च। अगर च से शब्द है यस, च से है चिराग, लास्ट आएगा चिराग। फिर च के बाद छ से कोई शब्द होगा तो आएगा, ओके। छ से नहीं है तो क ख ग च छ, फिर ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, बराबर नहीं, ओके। तो एक भी वर्ड नहीं है तो फिर आता है प, बराबर। तो यहाँ पर प से कोई शब्द है यस, प्रगति, प्रगति आएगा। प्रगति के बाद आता है प, फ से कोई शब्द नहीं है, प फिर आएगा ब से कोई शब्द है नहीं, तो प फ भ से भी कोई नहीं है। फिर आता है म, तो म से शब्द है हमारा म के बाद आता है य नहीं है, र भी नहीं है, य र ल भी नहीं है। फिर आएगा ब से कोई है तो भी नहीं है, य र ल ब के बाद आएगा श से है शायद, श फिर स, तो स है संग्राम, ये रहा संग्राम। फिर दूसरा है स के बाद संध्या। आपको क्वेश्चन होगा कि संग्राम और संध्या में संग्राम क्यों पहले लिखा, तो दोनों शंख वो बराबर है, लेकिन पहले ग आता है, बोले ग, बराबर। उसके बाद आता है ज छ ज ध, इसलिए संग्राम फर्स्ट आया, लास्ट में संध्या है। अब रह गया कौन सा लास्ट वाला अमूलन, बराबर। तो स के बाद श, फिर आता है अ, फिर श और ज्ञ, पूरा वर्ण बनाएंगे, बराबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार आपको अल्फाबेटिकल फॉर्म में शब्दों को रखना है, ओके। अब हो गया हमारा क्वेश्चन 4b। अब है क्वेश्चन 4c, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको कहता हूँ। फर्स्ट है शाम की यानी को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं, तो आंसर आएगा प्रवेश द्वार, बराबर। शाम की यानी को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। फिर गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है, तो गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। फिर है हाजीपीर में पीर का खाली जगह है, तो आंसर आएगा मजार, मजार मीन्स दरगाह, तो हाजीपीर में पीर का मजार है। फिर है फोर्थ, गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है, तो आंसर आएगा गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। फिफ्थ, खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, तो सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। इस प्रकार 5 खाली जगह हो गई हमारी चैप्टर नंबर 2 की। अब चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी दूर है, तो आंसर में आएगी मंजिल। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। फिर है मिलाना खाली जगह का संदेशा हर घाटी मैदान को, तो मिलाना सूरज का संदेशा। फिर है अब भी हरी भरी धरती है ऊपर
खाली जगह वितान है, तो आंसर आएगा नील वितान है, बराबर, ऊपर नील वितान है। 9th नंबर, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता खाली जगह है, तो आंसर आएगा रेगिस्तान है, जलता रेगिस्तान है। एंड 10, हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर, तो हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। तो इस प्रकार 3rd चैप्टर की भी हमारी खाली जगह हो गई। अब 4th चैप्टर, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरोध था, तो आंसर आएगा गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरोध था, बराबर। 12th, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था, तो विचारों का अनोखा समन्वय था, वो जो विचारते थे वही कहते थे और वही करते थे, यानी विचारों का समन्वय था। 13, शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, तो आंसर आएगा बापू से प्रभावित होकर, बापू इट मीन्स महात्मा गांधी से प्रभावित। आगे, शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए, तो आंसर आएगा लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। फिर 15, शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, तो यहाँ आएगा पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। 16, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी, तो आंसर आएगा अधिकारों से अधिक उन्होंने कर्तव्यों को तरजीह दी, आंसर है कर्तव्य। फिर 17, खाली जगह डाक पहुंचाता है, तो डाक कौन पहुंचाता है? डाकिया, तो आंसर आएगा डाकिया डाक पहुंचाता है। कच्छ में खाली जगह रण है, तो आंसर आएगा 2 रण है, वो आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा इस प्रकार, कच्छ में 2 रण है शब्द में, वर्ड अल्फा नंबर में आंसर नहीं देगा। फिर आगे, सन 2001 में खाली जगह जिले में भूकंप आया था, तो सन 2001 में कच्छ जिले में भूकंप आया था। आपको मैंने बताया था जब पाठ हम पढ़ते थे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, 9th स्टैंडर्ड में था और 26 जनवरी का त्यौहार था, हम लोग स्कूल में ध्वजवंदन ही कर रहे थे, कहीं भूकंप आया, सब लोग भागने लगे, तो वो 2001 में 26 जनवरी के दिन भूकंप आया था कच्छ जिले में। लास्ट खाली जगह कच्छ का मुख्य केंद्र है, तो भुज कच्छ का मुख्य केंद्र है, बराबर। तो 20 फिलिंग द ब्लैंक्स हमने देखी, 20 में से आपको पूछी जाएगी ओनली 3 और 3 के सही आंसर का मार्क्स है 3, बराबर। तो ये हो गए हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स एग्जाम की पूर्ति कीजिए। अब क्वेश्चन 4 हमारे यहाँ पर पूरा हो गया, चलते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में है निबंध लेखन करें। आपको निबंध लेखन करना है किसी एक विषय पर 7 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 7। निबंध लेखन के 7 मार्क्स, बराबर। तो 7 मार्क्स में आपको निबंध लेखन करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट लिखता हूँ, मान लो मेरा सब्जेक्ट लिखा नेता। सेकंड सब्जेक्ट हम लेते हैं 1 मिनट, मेरा प्रवास। लेते हैं हम अभी जो त्योहार आने वाला है, मकर संक्रांति। एंड 4th लेते हैं हम गांधी जी। तो जस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने 4 सब्जेक्ट लिखे, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रवास, मकर संक्रांति, गांधी जी। अब आप मेरा प्रिय नेता लिखते हो तो आपको पॉइंट्स के आधार पर निकल देते हैं। प्रिय नेता, तो यहाँ पर लिखना है प्रिय नेता कारण। तो फर्स्ट पॉइंट, फिर उनका जन्म, शिक्षा, बराबर, संग्राम को, ये हो गई उनके कारण। उनका व्यवसाय, क्या करते थे वो लिखो, योगदान, किस उपक्रम में। तो ये पॉइंट हो गए। मेरा प्रिय नेता लिखते हो तो यहाँ पर कुछ पॉइंट के आधार पर आपको लिखना है कि प्रिय होने का कारण, जन्म, शिक्षा, संग्राम, व्यवसाय, योगदान, किस क्षेत्र में उनका योगदान है। तो आप लिखो इस प्रकार कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे प्रिय नेता है, बराबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे प्रिय नेता है। तो अब क्यों प्रिय है वो लिखना है, तो क्योंकि उन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है
और उन्होंने आजादी के बाद भारत देश के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, यानी भारत देश जो छोटे टुकड़ों में विभाजित था, उन टुकड़ों को एक करने का कार्य किया है। इसीलिए उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, या उनका दूसरा नाम है लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, या अखंड भारत के शिल्पी के नाम से वो जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के छोटे छोटे 562 रजवाड़ों, कितने रजवाड़े थे भारत में, 562 रजवाड़ों को एक करने का कार्य किया था। इसके लिए उन्हें अखंड भारत के शिल्पी नाम से भी जाना जाता है। तो अपने पहला पॉइंट हो गया होने का कार्य, फिर उनका जन्म, शिक्षा, संग्राम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म सन 1875 में गुजरात के करमसद गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा करमसद गांव में हुई थी। वो आगे पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। वहां पर उन्होंने वकालत की थी और वकालत पढ़कर वो वापस भारत आए थे। उन्होंने भारत आकर देखा कि भारत के अंदर अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए हुए बैठे हैं और कई नेता भारत को आजादी दिलाने की चळवळ में, संग्राम में जुड़े हुए हैं। तो वो भी गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। उनके साथ जुड़ने के बाद वह गांधी जी के साथ नमक के कानून तोड़ो आंदोलन में भी जुड़े और किसान आंदोलन में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने पर वो किसानों के नेता बने और किसानों को अंग्रेजों के कर से मुक्त करा, या और किसान आंदोलन की जीत हुई। कई बार वो जेल भी गए हैं। फिर आप आगे लिखो कि उनके जीवन का एक प्रसंग मुझे याद है कि जब वो कोर्ट में वकालत कर रहे थे तब किसी ने आकर उनको एक चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़कर उन्होंने वो चिट्ठी अपनी जेब में रख दी और फिर अपने वकालत का कार्य शुरू करने लगे। जब वकालत का कार्य कोर्ट पूरी हुई, कचहरी पूरी हुई, तब एक दूसरे वकील ने आकर उनको पूछा कि वल्लभ भाई, आपको जो इंसान चिट्ठी देने बीच में आया था, उस चिट्ठी में ऐसा क्या था? तब उन्होंने वो चिट्ठी निकालकर दूसरे वकील को पढ़ा। उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो इतना दुखद समाचार सुनकर भी उनके मुंह पर जरा सी भी दुख की रेखाएं नहीं दिखाई दी और वो अपने कार्य में ही जुड़े रहे। और कार्य पूरा होने के बाद वह जहाँ उनको जाना था वहां गए। तो वो अपने कार्य के प्रति भी इतने निष्ठावान थे, इतने प्रामाणिक थे, इतने ईमानदार थे। बराबर। उनका व्यवसाय वकील था, वो भी ले लिया उनका योगदान। वो भारत देश की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा दिया है, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और वो भारत के आज़ादी के बाद गृह मंत्री के पद पर भी सुशोभित रहे हैं और वो अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार आप 1 या 1.5 पेज में मेरा पॉइंट्स के आधार पर निबंध लिख सकते हो। बराबर। आप ऐसा लिखोगे। आपको निबंध लिखते वक्त क्या बात याद रखनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो विषय है उस विषय के अनुरूप आपको लिखना है निबंध में। दूसरी, आपकी जो वाक्य रचना है वो सरल होनी चाहिए। वाक्य के अंदर हिज्जे की यानी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो भी सेंटेंस आप लिखो उसका एक प्रॉपर अर्थ निकलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखकर आप निबंध लिख सकते हो। निबंध का नाम है निबंध यानी निर्बंध। आपको उस विषय के बारे में आपको जितने भी विचार आते हैं, जितनी भी कल्पना शक्ति है अपनी, आप जितना भी सोच सकते हो वो सब उस पर लिख सकते हो। उसे कहते हैं निबंध। लेकिन हाँ, सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट के बाहर का कुछ ना हो। बाकी आपकी जितनी भी मौलिकता है, जितनी भी कल्पना शक्ति है, वो सब आप उसमें उतार सकते हो। हैंड राइटिंग अच्छे होने चाहिए। 4-5 पैराग्राफ में अच्छे से निबंध लिखो। बराबर। प्रस्तावना, फिर पॉइंट्स के आधार पर जो भी आपको लिखना है वो लिखो। फिर लास्ट में कंक्लूजन यानी उपसंहार। तो इस प्रकार आपका निबंध अच्छा होना चाहिए। बीच बीच में अगर आपको कोई पंक्ति भी याद आती है तो आप वो पंक्ति कोटेशन के रूप में भी लिख सकते हो, जिससे आपका निबंध और बढ़िया लगेगा और अच्छा लगेगा। बराबर। अक्षर अच्छे होने चाहिए, हिज्जे की भूल नहीं होनी चाहिए और जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड लिखा होता है, तभी जाकर निबंध में 7 में से मार्क्स मिलते हैं। ओके, 7 मार्क्स मिलते हैं।
दूसरा हम लेते हैं मेरा प्रवास। तो मेरा प्रवास आपने स्कूल लाइफ में या स्कूल के अलावा आपकी फैमिली के साथ जहाँ भी प्रवास किया हो, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, या हफ्ते भर का, या महीने भर का, तो उस प्रवास के बारे में, उस प्रवास को जाने से लेकर, यानी प्रवास की आपको योजना बनाने तक से, उसकी तैयारी से लेकर प्रवास करके वापस आने तक की सभी बातें इस निबंध में लिखनी है। कि हम लोग घर के सभी बैठे थे, या फिर आप स्कूल के लिखो कि हमारे स्कूल में ही दिन असेंबली हॉल में समूह प्रार्थना में हमारे प्रिंसिपल ने प्रवास में जाने की बात चली और कहा कि अगले महीने हम सब यहाँ अजंता एलोरा प्रवास आने वाले हैं, तो प्रवास में 1000 रुपये फीस है, तो आप अपने पेरेंट को घर पर जाकर बोलना, बराबर। वहीं से आपको शुरू करना है। फिर आप प्रवास गए, प्रवास में बस में कहाँ से बैठे, बस में क्या क्या मस्ती की, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ रुके, कौन कौन सी जगह पर आपने घूमे, वो सब बातें आपको प्रवास में लिखनी है। यानी फिर आप प्रवास जो भी बातें, आप फैमिली के साथ गए हो तो वो प्रवास के बारे में लिख सकते हो, स्कूल में गए हो तो वो प्रवास के बारे में आप लिख सकते हो। यानी मेरा प्रवास निबंध आप उस प्रकार लिख सकते हो। सेकंड है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति इट मीन्स हम गुजराती में कहते हैं उत्तरायण, बराबर। मकर संक्रांति का त्यौहार अभी आने ही वाला है, बराबर। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार हम गुजरात में धामधूम से मनाते हैं। तो आप लिख सकते हो ऐसे पैराग्राफ निकलते हैं कि मकर संक्रांति मेरा सबसे प्रिय त्यौहार है। वो हर साल 14 जनवरी और 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे गुजरात में खूब धामधूम से मनाया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, आनंद जैसे बड़े बड़े जिलों में बहुत धामधूम से लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन बच्चे बूढ़े सब सुबह जल्दी उठकर अपने अपने घरों की टेरेस पर, छत पर चले जाते हैं, पतंग चगाने का आनंद लूटते हैं। बच्चे तो कई दिनों से इस त्यौहार की राह देख रहे होते हैं और सुबह जल्दी उठकर ऊपर घर पर चले जाते हैं, फिर पतंग चगाते हैं और आनंद लेते हैं। काय पोछे ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, बराबर। पूरा दिन टेरेस छत पर ही रहते हैं, खाते पीते ही भी छत पर है। फिर पैराग्राफ निकल कर लिखो कि इस दिन लोग तल साकड़ी, मुरमुरे के लड्डू, तिल के लड्डू खाते हैं। कई लोग गुंथिया और जलेबी भी खाते हैं और अपनी छत पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर आनंद लेते हैं। इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान की भी महिमा है। तो कई लोग मुरमुरे के लड्डू में या तिल के लड्डू में सिक्के डालकर गुप्त दान करते हैं। लोग गाय को भी दान देते हैं। घर के बाहर गाय खड़ी होती है, उसकी पूजा करती है, उसको घुघरी खिलाते हैं। इस प्रकार आप सब लिख सकते हो। फिर लिखो आगे, थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे कि उत्तरायण के या मकर संक्रांति के दिन बड़ी बड़ी पतंगे आकाश में चगती हुई है, तो आकाश पतंगों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। रंग बिरंगी पतंगों से पूरा आकाश भर जाता है। अलग अलग प्रकार के धागे लाकर पतंग चगाते हैं। धागे भी अलग अलग रंग के होते हैं, पीले, काले, ब्लू, गुलाबी, इस प्रकार के धागों से वो पतंगे चगाते हैं। बच्चे तो बहुत खुशी से पतंग चगाने का आनंद लूटते हैं। लोग कई दिनों से उसकी तैयारी भी शुरू कर देते हैं। पतंग लाते हैं, धागे लाते हैं। इस प्रकार अगले दिन रात को सब पतंग को कीना सब बांधते हैं। तो इस प्रकार आप पूरा थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे। फिर आएगा कि मकर संक्रांति के दिन शाम को सब लोग अपने अपनी छत पर डीजे की ताल पर डांस करते हैं, गरबे खेलते हैं। फिर रात को गुब्बारे छुड़ाते हैं, गुब्बारे छुड़ाने का भी आनंद लेते हैं। और कई लोग तो अपनी छत पर ही रात को पार्टीज करते हैं, बराबर। पार्टीज करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। तो इस प्रकार 2 दिन तक चलने वाला मकर संक्रांति का त्यौहार है। गुजरात में अहमदाबाद में विदेशों में से कई पतंग रसिक आते हैं और अहमदाबाद में पतंग काइट फेस्टिवल होता है। इसमें पतंग चगाने की हरीफाई होती है और विदेशों में से लोग आकर पतंग चगाते हैं। मैं भी एक बार वहाँ पर गया था, मुझे भी बहुत मजा आया था। सचमुच काइट फेस्टिवल यानी मकर संक्रांति मेरा बहुत प्रिय त्यौहार है। और इस दिन हम सब लोग सारे गम भूलकर बस खुशियाँ ही खुशियाँ मनाते हैं। ये हो गए। फिर लास्ट है गांधी जी। तो गांधी जी भारत के सबसे बड़े महान नेता हो गए। गांधी जी को लोग बापू, महात्मा, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। हमारे भारत देश के राष्ट्रपति है महात्मा गांधी जी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।
उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी का जन्म सन 1869 के 2 अक्टूबर के दिन पोरबंदर जिले में हुआ था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। फिर वो बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में वो बैरिस्टर बने, फिर अफ्रीका गए, अफ्रीका में उन्होंने वकालत की। फिर सन 1920-21 में वो भारत वापस आए। भारत वापस आकर देखा कि भारत तो अंग्रेजों का गुलाम है। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं कैसे भी करके मेरे देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाऊंगा, और वो उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए लगा दिया। गांधी जी ने कई सारे संग्राम किए। दुनिया को सबसे पहला सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने ही दिया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो सत्याग्रह, किसान आंदोलन है, या हिंद छोड़ो चळवळ है, या काले भूरे रंग की काले और गोरे रंग की जो रंग भेद की नीति थी, कई सारे ऐसे संग्राम और सत्याग्रह उन्होंने किए हैं। तो इस प्रकार गांधी जी ने पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। गांधी जी के सत्य अहिंसा ये 2 हथियार थे। वो 2 हथियारों के बल पर ही उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई थी। एक दिन जब हमारा देश सन 1947 में 1947 में आज़ाद हो गया, तब पूरे देश ने गांधी जी को बापू के नाम से संबोधित किया। सन 1948 की वो दिन जब गांधी जी दिल्ली में बिरला हाउस में प्रेयर करने, प्रार्थना करने जा रहे थे, तब भारत के ही एक नागरिक ने, नथुराम गोडसे नामक नागरिक ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी के मुंह से जो अंत में शब्द निकले थे वो शब्द है हेरा। इस प्रकार गांधी जी के बारे में आप निबंध लिख सकते हो। तो ये हो गए हमारे निबंध लिखने की बातें। आप किस प्रकार के विषयों पर निबंध लिख सकते, अपने विचार आपको लिखने हैं। आपको जो भी उस बारे में पता है वो सब आप वहां पर लिख सकते हो। ओके, अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन 5 सविस्तर उत्तर लिखिए। सविस्तर उत्तर इट मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारी तीसरी पोयम है मत बांटो इंसान को, उसमें से ही पूछे जाने वाले हैं। यानी उसकी जो नोट्स आई है उसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप अच्छे से याद कर लेना। उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, आपको उसका आंसर लिखना है। 3 मार्क्स में वो क्वेश्चन होंगे। मैं थोड़ा उस कविता के क्वेश्चन बोल देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन है कि इंसान को बांटने का अर्थ क्या है। पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार आएगा, जस्ट एग्जाम्पल, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है। तो आप लिख सकते हो कि इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी ही लालिमा है तथा सभी मनुष्यों का रक्त एक जैसा लाल ही है तथा उनमें एक जैसी ही भावनाओं को की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ही ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। तो ये इंसान को बांटने का अर्थ हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तो कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर में, तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में बांट लिया है। यानी कुछ लोगों के भगवान मंदिर में रहते हैं, कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर यानी चर्च बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, अलग अलग स्वरूप से उसकी पूजा करते हैं। वे इनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। ये हो गया आंसर नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन ऐसा आएगा कि चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। चट्टान इट मीन्स बड़ा पहाड़, शिखर। तो आंसर है कि चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर बन गए हैं। बराबर, चट्टान का अर्थ प्रॉपर अर्थ होता है बड़ा पहाड़ या पत्थर, लेकिन यहाँ हमारे कविता में चट्टान का अर्थ निकाले है वो लोग जो जुल्म, अंग्रेजों के जुल्म अत्याचार सहन करते, दूसरे लोगों के जुल्म अत्याचार सहते सहते चट्टान जैसे हो गए, यानी पत्थर जैसे हो गए। उनके दिल पत्थर के समान बन गए, यानी उन पर अभी कुछ असर नहीं होता। तो चट्टान का अर्थ है कि वे लोग जो भेदभाव को, जुल्मों को सहन करते करते पत्थर की तरह कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उनके साथ प्यार से पेश आना है, उनको अपनत्व प्रदान करनी है, यानी उनको ममता देनी है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है।
आंसर। फोर्थ है, कविता के अनुसार अब तक किन किन चीजों का बंटवारा हो चुका है। कविता मत बांटो इंसान के अनुसार अब तक किन किन चीजों का बंटवारा हो चुका है। तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर का भी बंटवारा हो चुका है। बराबर, आप ऐसा लिख सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती का बंटवारा हो चुका है। या फिर हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इस प्रकार अलग अलग नामों से सागर का भी बंटवारा हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, मत बांटो इंसान को कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आप कविता को क्या समझते हो वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बराबर, काव्य पंक्ति की समझ आपको देनी है अपने शब्दों में। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हो कि कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान सबका एक है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में उनको बांट लिया है। बराबर, आपने अलग अलग धरती भी बांट ली है, सागर के पानी को भी बांट लिया है। तो कम से कम इंसान का बंटवारा मत करो। दुनिया में समानता का भाव फैलने की अभी शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह से दुनिया में फैलना अभी बाकी है, इसलिए बहुत प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी तक सिर्फ अमीर लोगों के घरों पे ही पहुंची, गरीबों की झुग्गियों में अभी भी दीपक चल रहे हैं। अभी भी सूर्य का संदेश, सूर्य का प्रकाश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला है। मानव समानता का विचार अभी भी दुनिया के बहुत से भागों में फैलाना बाकी है। धरती अब भी पहले जैसी हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का आसमान है, विज्ञान है। बराबर, लेकिन दुनिया में अभी प्रेम की भावना नहीं है, प्रेम खत्म हो गया है। तो प्यार के बिना ये धरती, हरी भरी धरती भी हमें जलते हुए रेगिस्तान की तरह लगती है। हमें हर प्यासी चट्टान को, यानी हर प्यासे मनुष्य को प्यार का जल देना है और उनके हृदय को शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझानी है। समानता का सूरज प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ हो उठेंगे, एक साथ एकजुट में होएंगे और जागेंगे और अपने मन का दरवाजा खोलेंगे सबके घरों के आंगन में। तभी समानता का प्रकाश आ सकता है, भावना फैल सकती है और हर आंगन में उसी तरह खुशियां छा जाएगी जैसे बागों में बाहर आती है। तो विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा और हर इंसान अच्छे से खुश रह पाएगा। किस प्रकार आप कविता का एक भावार्थ लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 5B। तो हमने वीडियो 1 में क्वेश्चन 1, 2, 3 और वीडियो 2 में क्वेश्चन 4 ABC का पूरा रिविजन कर लिया है। आशा है कि आपको पूरा रिविजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से घर पर वीडियो देखना और पढ़ाई करना और अच्छे से पेपर लिखना, अच्छे मार्क्स लाना। ओके।